अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पोलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है या अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, उनके ऊपर बात कर रखे हैं। और हम देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस बुनियादी ढांचे के ऊपर जो है वो खड़ा है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आज जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और अगर आप मुनासिब समझें तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें शामिल हैं। विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिश्ड ऑन जुलाई 4, 1776, written by Thomas Jefferson, begins the independent history of द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका जो बाकायदा आगाज़ है वो शुरू होता है 4 जुलाई 1776 को। और ये बात भी याद रखिएगा कि अमेरिका जो है उसका जो यौम आज़ादी है, जो उसका जो इंडिपेंडेंस डे है, वो हर साल 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो 4 जुलाई की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ये है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है, अमेरिका की जो 13 रियासतें थी जिनके ऊपर बरतानवी तसल्लुत था या वो बरतानिया की कॉलोनी थी, उनके ख़िलाफ़ जो है उन रियासतों ने ऐलान आज़ादी किया था। और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हर साल 4 जुलाई को यौम आज़ादी मनाते हैं। अगरचे इन इस रियासतों ने बरतानवी तसल्लुत से बाद में आकर आज़ादी हासिल की थी, लेकिन ऐलान आज़ादी की निस्बत से जो है वो हर साल 4 जुलाई को यौम आज़ादी जो है सेलिब्रेट करते हैं। दोबारा से देखिएगा, विद द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐलान आज़ादी जो है, पब्लिश्ड ऑन जुलाई 4, 1776 को ये पब्लिश हुआ था। और इसको थॉमस जेफरसन जो है उसने ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसको लिखा था, बिगिनस द इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहीं से जो है अमेरिका की सियासी आज़ादी का जो है वो आगाज़ होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम वन बाई वन जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है या अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। द फर्स्ट हेडिंग इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन आइन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जबकि बरतानवी आइन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो एक अनरिटन डॉक्यूमेंट है। और अमेरिकन आइन जो है उसको लिखा हुआ आइन कहा जाता है। और इस वक्त जदीद दुनिया के अंदर जितने भी दसातीर पाए जाते हैं उसमें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से देखा जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे कदीम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तस्वर किया जाता है। आइए इसको देखते हैं कि इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड इन 1787। तो ये जो अमेरिका का जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो डिज़ाइन किया गया था, इसको जो फ्रेम किया गया, जब इसको तैयार किया गया तो वह है 1787 को। और इसकी जो मंजूरी है वो फिर 2 साल बाद है 1789 को जो है इसकी मंजूरी दी गई थी, जिसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी बुनियाद रखी गई। दोबारा देखिएगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड इन 1787 एंड इन्फोर्स्ड इन 1789। तो 1787 को इसको तैयार किया गया और 1789 को जो है इसको नाफज कर दिया गया। और उसी के नतीजे में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से नई रियासत जो थी वो वजूद में आ गई थी। इट कंसिस्ट ऑफ द 7 आर्टिकल्स। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 7 आर्टिकल हैं। इस एतबार से दुनिया का ये सबसे मुख्तसर आइन तस्वर किया जाता है कि इससे मुख्तसर आइन दुनिया में और कोई नहीं है। ओनली 7 आर्टिकल्स हैं
ये उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो अमेरिकन आइन जो है सिर्फ 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और एक उसमें प्रियम्बल है, एक प्रियम्बल और 7 आर्टिकल पर ये मुश्तमिल है, इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 7 आर्टिकल्स, 3 of them related to the structure of and power of the legislature and executive and judiciary। तो 7 आर्टिकल हैं और उस 7 आर्टिकल में से जो 3 आर्टिकल हैं उसमें एक लेजिस्लेचर के ऊपर है यानी अमेरिकन कांग्रेस के बारे में है, दूसरा एग्जेक्टिव यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में है, तीसरा आर्टिकल जो है अमेरिकन जुडिशरी यानी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। एंड द अदर 4 डेडिकेटेड टू द पोजीशन ऑफ द स्टेट्स। और जो दीगर 3 आर्टिकल्स हैं, यानी ये 3 आर्टिकल तो हो गए अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। जो बकिया 4 आर्टिकल हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो अमेरिका की जो फेडरेशन है और अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। एंड अदर 4 डेडिकेटेड टू द पोजीशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 4 मोड्स ऑफ द अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 5 supremacy of the national power, आर्टिकल 6 एंड रेटिफिकेशन आर्टिकल 7। तो बाकी जो 4 आर्टिकल हैं वो बेसिकली अमेरिकन फेडरेशन को जो है वो बयान करते हैं और उसमें स्टेट्स के बारे में बात की गई है, जो रेटिफिकेशन है उसकी बात की जाती है और इसके अलावा जो अमेंडमेंट आइन के अंदर करने का तरीक़ाकार है उसको जो है ये बयान करता है। तो इस तरह ये 7 आर्टिकल बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो आइन में दिया गया है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कानून साजी के ज़रिए उसको जो है वो पूरा किया जाता है। जी पहली हेडिंग को ही हम लेकर चल रहे हैं। इट आल्सो होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, यानी अमेरिका का सबसे आला कानून जो है, सुप्रीम लॉ जो है इसको तस्वर किया जाता है। यानी वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन की बालादस्ती है, आइन की बरतरी का निज़ाम अमेरिका में कायम है। अमेरिका, जबकि बरतानिया के अंदर आप देखते हैं कि बरतानिया में पार्लियामेंट की बालादस्ती है, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है आइन की बालादस्ती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो सुप्रीम डिक्लेयर किया गया है और वो अमेरिका का सबसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो तस्वर किया जाता है। आर्टिकल 1 इज़ द लॉन्गेस्ट एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो अमेरिकन आइन के अंदर जो है ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 1 है उसको आप अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकते। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती जिससे अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो स्पिरिट है वो जो है तब्दील हो सकती हो। तो कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती जिससे रियासत का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता हो। मसलन अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन की बात की गई है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो अमेरिकन आइन के अंदर ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ख़त्म करके वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाए या वहाँ पे कोई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। तो इसलिए जो है अमेरिकन आइन के अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। जी लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस इट आल्सो कंसिस्ट ए प्रीएम्बल। तो दुनिया के तमाम जो दसातीर हैं हर आइन के अंदर जो है एक प्रीएम्बल होता है और इस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक प्रीएम्बल मौजूद है और उस प्रीएम्बल के अलावा जो है 7 आर्टिकल्स भी इस आइन का हिस्सा हैं। ए सिंगल सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस एंड डिफाइंस पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन आइन जो है उसका जो नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल सेंटेंस के अंदर जो है पूरे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी थीम है उसको जो है वो बयान कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी उस्तवार आइन कहा जाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें तरमीम करने का तरीक़ेकार, अमेंडमेंट करने का तरीक़ेकार इंतहाई मुश्किल हो और उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो मशरूत कर दिया जाए, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसके मुकाबले में जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है जिसमें आप आसानी से यानी विद सिंपल मेजॉरिटी जो है आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। जिस तरह जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट करने के लिए
एक तो जो कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस जो है, उसके लोअर हाउस और थर्ड हाउस, जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, दोनों से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और फिर जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं, वहाँ से जो है उनकी जो रेटिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 3/4 रियासतें उसकी रेटिफिकेशन करेंगी तो फिर अमेरिकन आइन के अंदर अमेंडमेंट होगी। इस हवाले से अमेरिकन आइन के अंदर तरमीम करने का जो तरीक़ेकार है, अमेंडमेंट का जो तरीक़ेकार है, वो इंतहाई मुश्किल है। इसी बुनियाद के ऊपर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन राज हैं, उनमें से सबसे जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। वजह मैंने आपको बता दी कि इसमें तरमीम करने के लिए कांग्रेस के दोनों ईवानों से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और फिर अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं, वहाँ से जो है 3/4 रियासतें जो हैं, अगर उसकी मंजूरी देंगी तो फिर आइन के अंदर जो है वो तरमीम होगी। अदरवाइज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है तरमीम नहीं हो सकती। तो ये तरीक़ेकार इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। कांग्रेस के दोनों ईवान अगर 2/3 से मंजूरी दे दें, लेकिन अगर अमेरिका की 50 रियासतों में से 3/4 जो है अगर उसकी तस्दीक ना करें, तौसीक ना करें, तो फिर आइन में अमेंडमेंट जो है वो नहीं होगी। तो इस वाले से ये इंतहाई मुश्किल काम है। पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ईवान जो हैं, अगर मसवदे की मंजूरी दे दें, इंडिया में भी ऐसा ही है, तो आइन में तरमीम हो जाती है। लेकिन अमेरिकन आइन के अंदर तरमीम करने के लिए जो रियासती असम्बलियाँ हैं, उनसे भी जो है वो रेटिफिकेशन लेना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ही आइन में तरमीम हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और स्पेशल एंड डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम करने के लिए एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स क्या हैं कि पहले स्टेप्स के अंदर जो अमेरिकन कांग्रेस है, जो फेडरल लेजिस्लेचर है, उसके दोनों ईवानों से 2/3 मेजॉरिटी से मंजूरी लेना पड़ेगी। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और फिर सेनेट से। और जब दोनों हाउसेस जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से उसकी तस्दीक कर देंगे, मंजूरी दे देंगे अमेंडमेंट की, तो फिर वो जो मसवदा है, तरमीम का जो मसवदा है, वो 50 रियासतों की असम्बलियों के पास जाएगा। और अगर 50 रियासतों की असम्बलियों से वो मसवदा 3/4 से तस्दीक करवा लेता है, मंजूरी उसकी हो जाती है, तो फिर आइन में अमेंडमेंट होगी। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वहाँ पे होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आइन में तरमीम हो सकती है। इस हवाले से इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा गया है। नंबर 3 पे है पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और जो फीचर है उसका, वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी अवामी इख्तियार आला। इन यूएसए द पीपल रूल, दैट इज they have delegated their powers to the government and the government owes its authority to the will of the people। तो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ख़ास बात यह है कि वहाँ जो सॉवरेनिटी है डेट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएसए। अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो जो सॉवरेनिटी है उसके मालिक जो है वो पार्लियामेंट है। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कांग्रेस को जो है वो इख्तियार का मालिक नहीं करार दिया गया, बल्कि इख्तियार के मालिक अवाम हैं। और अवाम जो है वो अथॉरिटी जो है वो कांग्रेस को जो है देते हैं। तो असल जो सॉवरेनिटी है दैट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएसए। जी, द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इट्स अथॉरिटी टू द विल ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट जो है वो जो अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी की अथॉरिटी है, वो यूज़ करती है इस अथॉरिटी को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। तो वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की पाबंद है। और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट जो है या अमेरिकन कांग्रेस जो है कोई ऐसा फ़ैसला करती है, कोई ऐसा कानून बना देती है जो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल नहीं होगा, तो लोग उसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। और अदालत देखती है कि कांग्रेस ने ये जो कानून बनाया है या गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला किया है, क्या ये अमेरिकी अवाम की मर्ज़ी और उनकी मंशा के मुताबिक है, उनकी विल के मुताबिक है कि नहीं है। अगर उनकी विल के मुताबिक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे कानून को या ऐसे हुक्मनामे को वो वीटो कर देती है। क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पीपल हैं उनको जो है वो सॉवरन करार दिया गया है। लिहाजा वहाँ पे बनने वाले तमाम कवानीन का अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक और उनकी विल के मुताबिक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी इज स्टार्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज।
तो जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है उसका जो उसको मेंशन किया गया है वो दरअसल किया गया है प्रियम्बल के अंदर। और प्रियम्बल के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है वी द पीपल ऑफ यूएसए टू आर्डेन एंड एस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके अंदर ये कहा गया है कि हम रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस आइन को रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के लिए बनाते हैं। यानी वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी हम रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम इस आइन को रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के लिए बनाते हैं। तो असल जो सोर्स ऑफ पावर है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सॉवरेनिटी का सोर्स है वो लोग हैं। और लोग जो हैं वो इस आइन की तश्कील कर रखे हैं। यानी इस आइन की तश्कील किसी, अब यूँ समझ लें कि किसी अदारे ने नहीं की, बल्कि अवाम जो हैं वो इस आइन को जो है बना रखे हैं। तो इसलिए इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो है वो नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो दुनिया में दो तरह की लेजिस्लेचर होती है, एक यूनी कैमरल होती है और दूसरी बाई कैमरल होती है। अगर लेजिस्लेचर जो है वो एक हाउस के ऊपर, एक ईवान के ऊपर मुश्तमिल हो तो उसको यूनी कैमरल कहेंगे। अगर दो हाउसेस के ऊपर है तो वो बाई कैमरल कहलाएगी। इस हवाले से जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है डेट इज़ बाई कैमरल। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है। उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है और उसका जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए प्रोवाइड्स फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेचर दैट इज़ टू हाउसेस इन द सेंटर। तो अमेरिकन जो वफाक है सेंटर के अंदर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर कायम की गई है और अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम जो है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस क्या है, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, और अब ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो डील करता है कांग्रेस को, कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिश कैसे होती है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके फीचर क्या हैं, उसके इलेक्शन क्या हैं। तो इन चीज़ों को जो है आर्टिकल 1 जो है वो डील करता है और आर्टिकल 2 जो है वो एग्जेक्टिव को और आर्टिकल 3 जो है वो जुडिशल सिस्टम को जो है वो डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन कांग्रेस। बहुत सिंपल जो है बात की गई है कि तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, तमाम जो कानून साजी के अख्तियारात हैं, कानून क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस करती है। इसमें कोई इबाहम नहीं रखा गया, ना तो इसमें एग्जेक्टिव का जिक्र किया गया है, ना इसमें जुडिशरी का जिक्र किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो तमाम जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर जो हैं वो किसके पास हैं, वो लेजिस्लेचर के पास हैं। और अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस। जब हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर के पास है, इट मीन्स कि कांग्रेस के पास हैं। जब हम ये बात करते हैं कि तमाम लेजिस्लेटिव पावर जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के पास हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के पास जो है वो कानून साजी के अख्तियारात हैं। दोबारा इसको देखिएगा, ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन कांग्रेस। कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लोअर हाउस का नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट। तो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसको ईवान नुमाइंदगान कहा जाता है और जो ईवान नुमाइंदगान है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो तादाद है वो है 435। और जो अपर हाउस है जिसका नाम सेनेट है, सेनेट के मेंबर्स की तादाद है 100। तो सेनेट 100 अरकान पर मुश्तमिल है और जो लोअर हाउस है वो है 435। एक दो और बातें इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोअर हाउस है डेट इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसका जो लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, उसकी जो मुद्दत है, उसकी जो टेनोर है डेट इज़ ओनली 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल है। इस एतबार से अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है वो दुनिया का सबसे कम मुद्दत रखने वाला हाउस है। और दूसरी तरफ है सेनेट। सेनेट क्या है, अमेरिकन कांग्रेस का अपर हाउस है और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस विच इज़ सेनेट तो वो परमानेंट है, जबकि उसके जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो सेनेट बतौर इंस्टीट्यूशन
परमानेंट हाउस है और उसके जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए मुंतखब हो जाते हैं। तो हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे इतने ही मेंबर जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ईवान नुमाइंदगान है, जो लोअर हाउस है, उसका जो सरबराह है वो स्पीकर कहलाता है। जबकि अमेरिकन सेनेट जो है उसका जो सरबराह है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो प्रेसिडेंट के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी मुंतखब होता है। प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद वो अमेरिका में हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सरसाइज करता है। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो सेनेट के सरबराह के फ़रज़ सरअंजाम देता है और वो अगर सदर जो है वो दौरान मुद्दत फ़ौत हो जाता है, रिज़ाइन दे देता है, तो फिर उसकी बकिया मुद्दत जो है वो प्रेसिडेंट जो है पूरी करता है। तो इसका जो है अमेरिकन कांग्रेस जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट पे जो है वो मुश्तमिल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बुनियाद है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर रखी गई है। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है डेट वाज प्रेजेंटेड बाय द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर मॉन्टेस्क्यू। इसको मॉन्टेस्क्यू जो है, जो फ्रांसीसी सियासी मुफक्कर था, उसने पेश किया था और उसकी किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर उसने ये थ्योरी पेश की है। आइए देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द थ्री पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ वन इंस्टीट्यूशन इन द अफेयर्स ऑफ द अदर्स। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, उसके लिए उर्दू में हम अलहदगी अख्तियारात की इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये है कि गवर्नमेंट के जो 3 बेसिक ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है डेट्स कॉल्ड कांग्रेस, अमेरिकन एग्जीक्यूटिव जो है वो है प्रेसिडेंट और अमेरिकन जो जुडिशरी है डेट इज़ कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। तो जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं वो इन 3 अदारों के दरमियान तकसीम कर दिए गए हैं। तमाम जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर के पास हैं। तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास हैं, प्रेसिडेंट के पास हैं। और तमाम जो जुडिशल पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। और ये जो अदारे हैं जब अपने अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रखे होते हैं तो कोई अदारा दूसरे अदारे के मामलात में मुदाखलत करने का मुजाज नहीं होता। कानून साजी क्या होनी चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस करती है। मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना है, लॉ इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे लेकर चलना है, जो बाकी जो जो नज़्म नस्क है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करना है, ये प्रेसिडेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है और इसका लेजिस्लेचर के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इंसाफ क्या है और इंसाफ कैसे प्रोवाइड करना है, इस बात का फ़ैसला जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट करती है। जब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मुकदमा होता है तो ना तो कांग्रेस के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, ना प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है जो जिसके ज़रिए उसके ऊपर असरअंदाज हो सके। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के ज़रिए जो है हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उनको बड़े वाज़ेह तौर पे 3 अदारों के दरमियान तकसीम कर दिया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा, तमाम लॉ मेकिंग पावर्स लेजिस्लेचर के पास हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हैं और तमाम जुडिशल पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। आखिरी लाइन पे चलते हैं। द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेक्स एंड बैलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू जो है उसकी जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये बेसिकली 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस, यानी अलहदगी अख्तियारात और नज़रिया रोक तवाज़ुन। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसके मुताबिक क्या किया गया है कि अख्तियारात को 3 अदारों के दरमियान यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान तकसीम कर दिया गया है। और जो चेक्स एंड बैलेंस है उसके ज़रिए इन तीनों अदारों को एक दूसरे का निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। और हर अदारा, इनमें से तीनों अदारे जो हैं चेक्स एंड बैलेंस के ज़रिए जो है एक दूसरे की निगरानी करते हैं। और जैसे ही कोई अदारा अपने अख्तियारात से तजावुज़ करता है तो उसका निगरान अदारा उसको ऐसा करने से रोक देता है। तो जिस अख्तियार को इस्तेमाल करके कोई अदारा दूसरे अदारे को मनमर्जी करने से रोकता है,
उसको जो है वो चेक्स एंड बैलेंस का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं मज़ीद इसमें क्या लिखा गया है जी। द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस लेड डाउन बाय द सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट्स मिस यूज़ ऑफ द पावर। कौन सी मिस यूज़ ऑफ पावर है कि जो लेजिस्लेचर है उसको लॉ मेकिंग पावर्स दी गई हैं, तो उसमें क्या किया गया है कि कानून साजी के तमाम अख्तियारात अमेरिकन कांग्रेस के पास हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है जो भी कानून बनाए वो आइन के मुताबिक हो या अमरीकी मफादात के मुताबिक हो या वो अमेरिकन अवाम जो है उनकी विल के मुताबिक हो, तो वो उसको मिस यूज़ कर सकती है। अब एक ऐसा निज़ाम रखा गया है कि जो अमेरिकन कांग्रेस की निगरानी करता है कि कहीं अमेरिकन कांग्रेस अपनी इस पावर को यानी लॉ मेकिंग पावर को कहीं पे मिस यूज़ ना करे, और अगर वो मिस यूज़ कर रही हो तो वो निगरान अदारा उसको ऐसा करने से रोक देगा। तो ये जो सिस्टम है इसको चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। तीनों अदारे एक दूसरे की निगरानी करते हैं। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है वो कांग्रेस की निगरानी करते हैं। अमेरिकन जो सेनेट है, जो कांग्रेस है, यानी सेनेट का जो कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी करता है, और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो सदर की निगरानी करती है। यानी कांग्रेस को ये इख्तियार दिया गया है वो सदर की इम्पीचमेंट कर सकती है। तो इस तरह जो है ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी अदारा कहीं भी जाकर मनमर्जी नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का यकीन होता है कि जैसे ही वो मनमर्जी करेगा उसका निगरान अदारा उसको ऐसा करने से रोक देगा। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत पहलू ये है कि वहाँ पे चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि आइन के अंदर लिख दी गई हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें पाई जाती हैं। यानी अगर अख्तियारात को तकसीम कर दिया गया है तो वो प्रैक्टिकली तमाम अदारे अपने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने में आज़ाद हैं। और दूसरी तरफ अगर उनको निगरानी का काम दिया गया है तो जैसे ही कोई निगरान अदारा ये महसूस करता है कि फ़लाँ अदारा अख्तियारात से तजावुज़ कर रखा है, वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रखा है या मिस हैंडलिंग कर रखा है, तो वो उसको ऐसा करने से रोक देता है, प्रैक्टिकली रोक देता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी अदारा जो है वो मनमर्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। दोबारा देखिएगा जी। द पावर्स आर प्रोवाइडेड इन सच ए वे डैट इट प्रोवाइड्स ए चेक अपॉन द अदर इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस को अख्तियार दिया गया है कि वो सदर की निगरानी करे, सदर को अख्तियार दिया गया है कि वो कांग्रेस की निगरानी करे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया है कि वो कांग्रेस और प्रेसिडेंट दोनों की निगरानी करें, और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये इख्तियार दिया गया है और उसके अपर हाउस को इख्तियार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी करें। तो इस तरह जो है तीनों अदारे एक दूसरे की निगरानी के फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। जिस पावर के ज़रिए या जिस असूल के ज़रिए वो ये फ़रज़ सर अंजाम देते हैं उसको चेक्स एंड बैलेंस का नाम जो है वो दिया जाता है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरह चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी जो है ये भी मॉन्टेस्क्यू ने पेश की है, और अमेरिकन आइन की जो स्पिरिट है वो इन्हीं दोनों थ्योरीज के ऊपर जो है वो कायम है। आइए नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 हमारे पास है फेडरल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स there are two political systems. The one is called federal form of government and the other is called unitary form of government. यानी तकसीमी अख्तियारात के अतबार से, अख्तियारात को तकसीम के अतबार से दो बुनियादी पोलिटिकल सिस्टम हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर जो हुकूमत करने के जो पावर्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरेटिव यूनिट्स के दरमियान एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए उनको तकसीम कर दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट है या आला अदलिया है उसको अख्तियारात की इस तकसीम का निगरान मुकर्रर कर दिया जाए, तो देन इट विल बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर तमाम अख्तियारात जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हों और उसमें प्रोविंशियल जो है वो सूबे जो है वो ना हों, ना सूबाई अख्तियारात का जिक्र किया गया हो, तो तमाम पावर्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती हो, तो फिर इट विल बी द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिकन जो पोलिटिकल सिस्टम है वो तकसीमी अख्तियारात के अतबार से यानी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स, तो वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे हुकूमत करने के अख्तियारात को एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद वहाँ की जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं यानी वहाँ की जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया गया है। आइए देखते हैं। द USA कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बात तय होगी कि अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टम जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर मुश्तमिल है, विच मीन्स दैट पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द सेंटर यानी फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक फेडरल गवर्नमेंट
और चंद स्टेट्स के दरमियान या चंद फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। ये बात याद रखनी है आपने कि अख्तियारात की ये जो तकसीम है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए होती है, यानी ये वर्बल नहीं होती। बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है कि ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और ये पावर जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं या स्टेट्स की हैं या फेडरेटिंग यूनिट्स की हैं। और जो इनकी जो निगरानी का जो काम है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है सुपुर्द किया जाता है, ताकि कोई गवर्नमेंट जो है यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मामलात में या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात में जो है वो मुदाखलत ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ जुरिस्डिक्शन, एक मिनट, according to the article 1 the federal government has jurisdiction over 18 matters। तो अमेरिकन जो पोलिटिकल सिस्टम है उसमें अख्तियारात की जो तकसीम की गई है उसमें मुख्तलिफ नौइयत के जो 18 अख्तियारात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के सुपुर्द किए गए हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ नौइयत के 18 मैटर्स हैं, और जो इसके अलावा जितने भी मामला हैं उनको रेजिडेंट पावर्स कहा गया है, यानी बाकी मानदा अख्तियारात कहा गया है। और वो बाकी मानदा अख्तियारात कहाँ पे हैं? दे आर वेस्टेड इन द स्टेट्स। और रेजिडेंटरी पावर्स सूबों के सुपुर्द किए गए हैं, स्टेट्स के सुपुर्द किए गए हैं, या जो फेडरेटिव यूनिट्स होते हैं वफाकी इकाइयाँ होती हैं उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। यानी तरीक़ेकार ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो लिख दी गई हैं और वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं, और उनकी जो टोटल तादाद है वो 18। यानी ये अख्तियारात 18 अख्तियारात जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी। इनके अलावा बाकी जितने भी अख्तियारात होंगे उनको उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंटरी पावर्स कह रहेंगी, यानी बाकी मानदा अख्तियारात कह रहेंगे। और ये बाकी मानदा अख्तियारात जो हैं इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं वो इस्तेमाल करेंगी। आर वेस्टेड इन द स्टेट्स, स्टेट्स आर autonomous bodies and center cannot meddle in their affairs। तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, इस वक्त अमेरिका की टोटल स्टेट्स की तादाद है 50, तो वो इंटरनल मामलात के अंदर अटानोमस हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके मामलात के अंदर मुदाखलत जो है वो हरगिज़ नहीं कर सकती। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स आर सेटल्स द डिस्प्यूट्स। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर किसी मामले के ऊपर मरकज़ और स्टेट्स गवर्नमेंट के दरमियान जो है किसी बात के ऊपर डिस्प्यूट पैदा हो जाए, मरकज़ ये कहे कि ये हमारा मामला है, और सेंट्रल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है या स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो ये कहें कि ये हमारी अथॉरिटी है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पे जो है मामले का जायज़ा लेने के बाद जो है डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है इस अख्तियारात की इस तकसीम का वहाँ पर निगरान जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इस वक्त अमेरिकन जो वफाक है वो कुल जो है वो 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है। जब 1789 को जो है अमेरिकी वफाक की तश्कील की गई थी, तो उस वक्त अमेरिकी वफाक जो है वो आगाज़ में जिन रियासतों ने उसकी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मसवदा था उसकी रेटिफिकेशन की, वो तादाद थी 9, और बहुत जल्द जो है 4 मज़ीद रियासतें उसमें शामिल हो गई और इस तरह ये तादाद बढ़कर 13 हो गई। तो आमतौर पर हम यही कहते हैं कि अमेरिकी वफाक जो है वो आगाज़ में 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। अब फिर वक्त के साथ साथ जो है बहुत सारी नई रियासतें इस वफाक का हिस्सा बनती गई, और इस वक्त अमेरिकी वफाक जो है वो 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है। यानी जब 1789 को अमेरिकी वफाक की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त अमेरिकी वफाक 13 रियासतों पर मुश्तमिल था, और आज अमेरिकन वफाक जो है वो 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। इस हवाले से अमेरिकी वफाक को दुनिया का सबसे बड़ा वफाक कहा जाता है कि ये 50 इकाइयों पर मुश्तमिल वफाक है। बाकी दुनिया के जितने भी वफाक हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, तो किसी भी वफाक की इतनी ज़्यादा इकाइयाँ नहीं हैं। तो इकाइयों की तादाद के अतबार से जो है अमेरिकी वफाक को दुनिया का सबसे बड़ा वफाक जो है वो कंसीडर किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया है फेडरल। नेक्स्ट आ गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द relationship between legislature and executive, according to the relationship between legislature and executive there are two basic forms of government। यानी मुकन्ना और इंतज़ामिया या लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के अतबार से जो है
दो बुनियादी निज़ाम पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन पाई जाती हो, बामी रिलेशनशिप पाई जाती हो, तो फिर हम इसको जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है सेपरेशन ऑफ पावर के असूल पर अमल किया जाता हो और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो, बल्कि उनके दरमियान डिवीजन ऑफ पावर हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, देन इट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स, अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है कि अमेरिका के अंदर अलहदगी अख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर्स का असूल पाया जाता है। और अगर लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स हो तो द सिस्टम विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस हवाले से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंशियल है। मज़ीद बातें इसमें देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने बता दिया कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स द पावर्स, इलेक्शन एंड द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको दोबारा बता रखा हूँ कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है डेट डील्स विद द लेजिस्लेचर, तो वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। और आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है एग्जेक्टिव को। एग्जेक्टिव मींस प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या है, उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी बाकी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी आर्टिकल 2 के अंदर जो है बयान कर दी गई हैं। तो आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स द पावर्स, इलेक्शन एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो अमेरिकन सदर का इंतखाब जो है हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है, जैसा कि 2024 ये जो कैलेंडर ईयर है, ये 2024 जो है ये लीप ईयर है। और इस हवाले से इस साल अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो लीप ईयर में होता है। हर 4 साल के बाद लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है। और लीप ईयर की ख़ास बात ये है उसको अगर उस कैलेंडर ईयर को आप 4 पे डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। कई तरह से इसकी डेफिनेशन जो है की जाती है। तो अब लीप ईयर जो है वो तो 365 या 366 दिन के ऊपर मुश्तमिल है। तो किस दिन होगा, तो उसमें उन्होंने बयान कर दिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया कि हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आएगा उस रोज़ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इनकाद होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आएगा उसको अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ही विल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। अब अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है। और अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है उसके लिए पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, यानी एक इंतखाबी अदारा कायम किया जाता है। और उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं उनकी जो तादाद है वो है 538। उसमें आप इसको सिंपली आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि इंतखाबी अदारे के अरकान की जो कुल तादाद है वो अमरीकी कांग्रेस के दोनों ईवानों के अरकान की कुल तादाद के बराबर होती है। तो जितने अरकान अमरीकी कांग्रेस के दोनों ईवानों के हैं इतने ही अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज कायम किया जाता है नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को। और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं वो सेकंड शिफ्ट के अंदर जाकर जो है अमरीकी सदर का इंतखाब करते हैं। तो इस तरह अमेरिकन सदर का इंतखाब 4 साल के लिए होगा और वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए एक इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स एंड इज़ नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ कंसीडर्ड आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट है ना तो उसको पार्लियामेंट या कांग्रेस इलेक्ट करती है और ना ही वो उसके सामने आंसरेबल है। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसको अवाम मुंतखब करते हैं, उसको पार्लियामेंट या कांग्रेस मुंतखब नहीं करती, तो इसलिए उसको आंसरेबल नहीं करार दिया गया। बट के नॉट डिज़ाल्व कांग्रेस। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ ये है कि अमेरिकन सदर जो है वो कांग्रेस के सामने आंसरेबल नहीं है, दूसरी तरफ सदर को भी इख्तियार नहीं है
कि वो कांग्रेस को डिसॉल्व कर सकता है। जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी है, और प्राइम मिनिस्टर को ये भी इख्तियार हासिल होता है कि अगर वो पार्लियामेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसी वक्त भी जो है वो पार्लियामेंट को जो है उसकी जो मुकर्रर मुद्दत है उससे पहले डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अमेरिकन सदर को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अमेरिकन कांग्रेस को जो है वो डिसॉल्व कर सके। यानी कांग्रेस के मामलात का सदर के साथ और सदर के मामलात का कांग्रेस के साथ कोई तल्लक नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के मुताबिक जो है जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के दरमियान जो है वो तकसीम कर दी गई हैं। ही हैज़ ए कैबिनेट टू असिस्ट हिम इन रनिंग हिज एग्जेक्टिव पावर्स। तो अमेरिकन आइन के अंदर देखें बड़ी खूबसूरत बात है कि तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो कांग्रेस के सुपुर्द कर दी गई। इस तरह अमेरिकन आइन के अंदर लिखा गया है कि तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो कांग्रेस के सुपुर्द की गई हैं, और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह करार दिया गया है, कहा गया है कि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करेगा प्रेसिडेंट। उसमें कैबिनेट का कहीं जिक्र नहीं है या मिनिस्टर्स का जिक्र नहीं है। अलबत्ता अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको ये इजाज़त है कि वो अपनी असिस्ट के लिए वहाँ पे अपने सेक्रेटरी रख सकता है या अपने मिनिस्टर जो है रख सकता है। तो पावर्स किसकी हैं? प्रेसिडेंट की हैं। तो जो मिनिस्टर्स पावर्स यूज़ करेंगे वो पावर्स प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसे चाहे जब चाहे उसको अपने कैबिनेट में ले सकता है, और जब चाहे उनको अपनी जो एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उससे जो है वो खारिज भी कर सकता है, उसको बाहर भी निकाल सकता है। नेक्स्ट आ गया जी रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकनिज्म है, अमेरिका एक रिपब्लिकन स्टेट है। इसको दो तीन हवालों से कहा जा सकता है। एक तो ऐसी रियासत जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, तो उसको हम कहते हैं रिपब्लिकन स्टेट। जैसा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ तुर्किया। तो बाज़ रियासतों के नाम के साथ लिखा होता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इट मीन्स कि ये जो रियासतें हैं यहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, वो मौरूसी नहीं होता। मसलन बरतानिया या सऊदी अरब जो है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होता, इसलिए हम उसको रिपब्लिक नहीं कहते। तो रिपब्लिक रियासत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका जो हेड होता है वो इलेक्ट होता है, और बाकी लोग भी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेजिस्लेचर है तो वो भी उसके मुताबिक जो है वो इलेक्टेड होते हैं। तो आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्स फॉर ए रिपब्लिकन सिस्टम विद प्रेसिडेंट एज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ये तो बात होगी जो पहले मैं आपको बता रहा था कि जो अमेरिकन स्टेट है वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बता रखा है कि अमेरिका जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक रिपब्लिकन स्टेट है। वहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम होगा। कैसे होगा? प्रेसिडेंट विद प्रेसिडेंट एज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। उसमें प्रेसिडेंट होगा लेकिन वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो नॉमिनेटेड नहीं होगा और ना ही वो मरोसी होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो लोगों से ले रखा है। पीपल ऑफ वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के अवाम। ये आइन जो है रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका के लिए तश्कील करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पावर्स ड्राइव कर रखा है वो ले रखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोबारा देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका इंडायरेक्टली मतलब यह है कि वहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अमेरिकन अवाम के पास है। नीदर सेंटर नॉर स्टेट्स आर ओवरराइड इट। सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? सुप्रीम लॉ क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा गया कि नीदर सेंटर नॉर स्टेट्स कैन ओवरराइड इट। ना तो रियासतें जो हैं वो जो 50 रियासतें हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बर्तरी हासिल कर सकती हैं, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्तरी हासिल है। तो अमेरिका के अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट पाया जाता है। यानी अमेरिकन लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे है कि उसको लामहदूद अख्तियारात हासिल नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट सिर्फ वही पावर्स इस्तेमाल कर सकती है, वही अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर जो है कोई काम नहीं कर सकती। अगर अमेरिकन लेजिस्लेचर, अमेरिकन एग्जेक्टिव या अमेरिकन जो जुडिशरी है
वो कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई पावर इस्तेमाल करेगी तो उसका निगरान अदारा उसको ऐसा करने से रोक देगा। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट पाया जाता है। ये आपकी एक अलग हेडिंग भी आप बना सकते हैं कि अमेरिकन का जो आइन है, अमेरिकन आइन जो है, उसका एक फीचर है कि वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है पाया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है जी? द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब 1789 को जो है अमेरिकी आइन जो है उसका नफाज किया गया, तो उसका जो बेसिक जो इब्तदाई मसवदा था उसमें बेसिक राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स को आइन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, यानी बेसिक राइट्स की जो फहरिस्त है वो आइन के अंदर शामिल नहीं की गई थी। अब बहुत जल्द जो है आइन साज़ों को इस गलती का एहसास हुआ कि जो बेसिक राइट्स होते हैं वो लाजमी तौर पे आइन के अंदर लिखे हुए होने चाहिए ताकि कोई उनकी वायोलेशन ना कर सके। तो उसके थोड़े अरसे के बाद जो है 1789 को जो है अमेरिकी आइन के अंदर जी, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं जी। अब इसको दोबारा देखिएगा, 1789 को जब अमेरिकी आइन तश्कील दिया गया तो उसमें बेसिक राइट्स को शामिल नहीं किया गया था। बहुत जल्द जो आइन साज थे उनको इस गलती का एहसास हुआ और उनको ज़रूरत महसूस हुई कि जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको आइन का हिस्सा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 1791 को जो है आइन के अंदर 10 तरामीम की, और वो जो 10 तरामीम हैं उनको उनका नाम रखा गया बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स जो है ये 10 तरामीम पर मुश्तमिल है और ये तरामीम 1791 को जो है की गई थी, और इन तरामीम के ज़रिए जो है अमरीकी शहरियों को तमाम बुनियादी हुकूक जो थे वो हासिल हो गए। बुनियादी हुकूक तो पहले भी उनको हासिल थे लेकिन वो लिखे हुए नहीं थे। अब बाकायदा तौर पे आइन के अंदर मेंशन कर दिए गए, आइन का हिस्सा बना दिया गया ताकि उनकी वायोलेशन जो है वो ना हो। तो अब आते हैं, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। द बिल ऑफ राइट्स प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ ए पर्सनस प्रॉपर्टी। बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए लोगों को प्रॉपर्टी का राइट मिल गया, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और रिलीजन एंड असेंबली, लोगों को इकट्ठे होने के, ये तमाम जो राइट्स हैं ये बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए जो है 1791 को जो है आइन के अंदर 10 तरामीम के ज़रिए करके वो अमेरिकी शहरियों को जो थे फ्राहम किए गए थे। तो तरामी, ये जो बुनियादी हकूक़ का जो मसवदा था इसको बिल ऑफ राइट्स का जो है नाम दिया गया है। आज नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ड्यूल सिटीजनशिप। ये इशू जो है वहाँ पे आता है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ऐसी रियासतें जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पे एक तरफ तो जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कवानीन की पासदारी करना पड़ती है, और दूसरी तरफ उनको अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं या रियासती हुकूमतें हैं उनके कवानीन की भी पाबंदी करना पड़ती है, यानी उनके ऊपर दो तरह की ज़िम्मेदारियाँ ऐद होती हैं। तो बाज़ रियासतें जो हैं वो शहरियों को अगर उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दोहरी ऐद होती हैं तो उनको हुकूक भी दोहरे दे देती हैं। अब इस वाले से देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यूल सिटीजनशिप, दैट इज़ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्टेट्स। अमेरिकन आइन जो है वो अमेरिकी शहरियों को दोहरी शहरियत देता है, ड्यूल सिटीजनशिप देता है। एक सिटीजनशिप किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और दूसरी अमेरिका की हर रियासत जो है, अमेरिका की इस वक्त टोटल 50 स्टेट्स हैं, हर रियासत अलग तौर पे भी अपने शहरियों को सिटीजनशिप देती है। तो एक सिटीजनशिप हो जाती है जो स्टेट्स की हैं, जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं, और दूसरी है सिटीजनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो इसलिए अमेरिका के अंदर दोहरी शरीयत का निज़ाम पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत लोगों को हासिल होती है। कोई सूबा जो है ना तो शरीयत दे सकता है ना शरीयत मनसूख कर सकता है। बरतानिया में भी जो है सिंगल सिटीजनशिप का असूल पाया जाता है, इंडिया में भी जो है सिंगल सिटीजनशिप का असूल पाया जाता है। ब्रिटेन एंड पाकिस्तान प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप। दुनिया के अक्सर मालिक में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है ड्यूल सिटीजनशिप जो है वो रखी गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिस्टम ऑफ स्पाइल्स। सिस्टम ऑफ स्पाइल्स की मैं थोड़ी सा आपको ब्रीफ कर दूं, फिर हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। सिस्टम ऑफ स्पाइल्स ये है कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है और उसके इलेक्शन के बाद जब वो
20 जनवरी को, यानी अभी जो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को अमेरिकन सदर का इलेक्शन होगा, तो जो अमेरिकन सदर कामयाब होगा वो नेक्स्ट 20 जनवरी 2025 को जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। हलफ उठाने के बाद जो अमेरिका की जो ट्रेडिशन चली आ रही है और जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है, वो मुंतखब सदर क्या करता है कि जो पहले से मुख्तलिफ अहम ओहदों के ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको वो हटा देता है और अपनी मर्ज़ी के, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के या उन लोगों को जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है उसकी फंडिंग की हो या उसको सपोर्ट किया हो या अमेरिकन सदर को कामयाब बनाने के लिए कोई काविश की हो, तो अमेरिकन सदर जो है उन लोगों को उन अहम ओहदों के ऊपर जो है अपॉइंट कर देता है। तो जो साबका पार्टी के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको बरतरफ कर दिया जाता है और नए लोगों की तकर्री कर दी जाती है। अब जब नेक्स्ट नया प्रेसिडेंट मुंतखब होगा वो भी इसी प्रैक्टिस को जारी रखता है। तो इस सिस्टम को जो है स्पाइल सिस्टम कहा जाता है। और पहले तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग जो थे वो रिमूव हो जाते थे, नए लोग आ जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे अहम ओहदों के ऊपर जो है मेरिट की बुनियाद के ऊपर भर्ती होती है और चंद ओहदों के ऊपर जो है सियासी बुनियादों के ऊपर जो है ये भर्तियाँ होती हैं और इस सिस्टम को जो है स्पाइल सिस्टम कहा जाता है। अब देखते हैं इसको, द सिस्टम ऑफ स्पाइल्स। व्हेन ए प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड ही डज अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो मुख्तलिफ जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी ओहदे हैं या पब्लिक ऑफिस हैं, वहाँ पे वो मुख्तलिफ लोगों की अपॉइंटमेंट करता है जब वो सदर बन जाता है। इफ़ इन इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्टेड इज़ ऑफ द अपोजिशन पार्टी, मसलन अभी जो प्रेसिडेंट है अगर पहले से जो प्रेसिडेंट काम कर रहा है उसका तल्लुक रिपब्लिकन पार्टी के साथ है और जो उसके बाद जो नया सदर बन जाएगा उसका तल्लुक अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ होगा, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रेसिडेंट मुंतखब होगा तो पहली जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स की गई होती हैं पब्लिक ऑफिस के अंदर उनको ख़त्म करके वहाँ पे अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को अपॉइंट कर देगा। और उसके बाद 4 साल के बाद अगर दूसरी पार्टी का फिर कोई शख्स आ जाता है फिर वही इसी प्रैक्टिस को वो रिपीट करेगा। ये सिस्टम जो है उसको स्पाइल सिस्टम कहा जाता है। ये देखिएगा, प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ अपोजिशन पार्टी ही डिसमिसेस द पब्लिक ऑफिस बेरर्स एंड मेक्स फ्रेश अपॉइंटमेंट्स। तो क्या करेगा वो, जो पहले से लोग पब्लिक ऑफिस के ऊपर काम कर रखे हैं उनको डिसमिस करेगा, रिमूव करेगा और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के अपने लोगों की अपॉइंटमेंट कर देगा। और अमूमन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने उसकी इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है फंडिंग की होती है, उसकी कामयाबी के लिए वो काम किया होता है, उसको सपोर्ट किया होता है, तो उन लोगों को वो अपॉइंट कर देता है। अंडर दिस सिस्टम ए सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड बाय वन प्रेसिडेंट on political consideration cannot retain his office when an opposition president scores victory in polls। तो क्या होता है कि जब मुखालिफ पार्टी जो है, एक पार्टी फ़र्ज़ करें कि पहले से अगर रिपब्लिकन पार्टी बरसर इक़्तिदार है तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कामयाब होने के बाद, हलफ उठाने के बाद जो पहली पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की गई है उनको वो डिसमिस करेगा और अपनी पार्टी के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट कर देगा। ये जो सिस्टम है इसको स्पाइल सिस्टम कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू, यानी अदालती नज़रसानी का अख्तियार। अदालती नज़रसानी का जो अख्तियार है या जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिकली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक अख्तियार है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है। ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की वो अथॉरिटी है जिसको इस्तेमाल करके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है ये देखती है कि अमेरिकन कांग्रेस ने जो कवानीन बनाए हैं या अमेरिकन सदर ने अगर कोई आर्डीनेंस जारी किया है या अमेरिका की जो 50 रियासती असम्बलियाँ हैं उन्होंने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है या अमेरिका की जो 50 रियासती गवर्नर जो हैं उन्होंने कोई ऐसा आर्डीनेंस जारी कर दिया है जो अमेरिकी आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई ऐसा आर्डर जारी कर दे जो अमेरिका के बुनियादी आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ हो, अगर अमेरिकन कांग्रेस कोई ऐसा कानून मंजूर कर दे जो अमेरिकी आइन के ख़िलाफ़ हो, अगर अमेरिका की 50 रियासती असम्बलियों में से कोई रियासती असम्बली ऐसा कानून पास कर दे जो आइन से मुतसादम हो, और अगर 50 रियासतों के गवर्नर में से कोई गवर्नर ऐसा हुक्मनामा जारी कर दे जिसकी आइन उसको इजाज़त न देता हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जायज़ा लेती है, उस हुक्मनामे का या उस कानून का वो रिव्यू करती है
अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच जाए कि ये कानून बनने में या ये आर्डर जारी करने में आइन को वायलेट किया गया है, तो वो उस कानून को वीटो कर देती है, मुस्तरद कर देती है, कालअदम करार दे देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार जिसको इस्तेमाल करके वो कांग्रेस के बनाए हुए ऐसे कवानीन को या सदर के जारी करदा ऐसे अहकामात को जो आइन से मुतसादम होते हैं, उनको कालअदम करार दे देती है, उसको जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से जो है किसी हद तक अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक और सेलिएंट फीचर्स हैं उनको जानने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके होंगे। इस बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो आप लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।